नमस्कार मित्रों। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपनी गिरेबान में झांका नहीं जाता। कहते हैं ना कि सियासत उस तवाइफ के समान है जो रोज़ बिस्तर बदलती है। इसी तरह हमारे मुल्क के सियासतदान मौके के मुताबिक अपने उसूल बदलते हैं, किरदार बदलते हैं, सत्ता के लिए अपने विचार बदलते हैं, ख्यालात बदलते हैं। यानी हमाम में सब नंगे, वोट बैंक की खातिर समाज को बांटने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नीतियों को आगे बढ़ाने के नाम पर की गई, लेकिन आगे बढ़ा मुलायम सिंह जी का, अखिलेश यादव का परिवार। समाज को धर्म वर्गों में बांटकर राजनीति की गई। यह सभी दलों ने की, कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। मुख्तार अंसारी की मौत पर आंसू बहाने अखिलेश यादव उनके घर पहुंच जाते हैं। परिवार के सभी सदस्यों से मिला हूं और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के सदस्यों से मिलकर के जा रहा हूं। परिवार का दुख बांटने और जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। यानी परंतु पहलगाम में मारे गए कानपुर के एक परिवार से परिचय न होने की वजह से, ना जाने से इनकार करते हैं, क्योंकि वह हिंदू परिवार हैं। अपने लोगों को कह देंगे वह हो आएंगे, यानी एहसान कर देंगे। अरे आपके जाने न जाने से मरा हुआ व्यक्ति जिंदा थोड़े नहीं हो जाएगा, जिंदा नहीं होगा। वो संवेदनाएं प्रकट करने की औपचारिकता होती है। आप भी वहाँ क्या करते हैं? सिर्फ फोटो ही तो खिंचाते हैं। अरे जनाब, आप सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। बंगाल मुर्शिदाबाद के घटनाक्रम से पूरा देश हिला हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि बंगाल से हमारा क्या मतलब। यानी वहाँ पर जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ उसकी भर्त्सना करने की हिम्मत नहीं है। उल्टे कह रहे हैं कि बंगाल से हमारा क्या मतलब। अच्छा, बंगाल से क्या लेना देना? हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां हम तो ममता जी के साथ हैं। कौन सा समाजवाद है अखिलेश जी? अपीजमेंट की इंतहा है। हादसों में अब आंसू भी धर्म जाति देखकर बहाए जाएंगे, और आप नेता हैं समाजवादी। राहुल गांधी के बहनोई साहब रॉबर्ट वाड्रा की क्या पहचान है? कोई उनकी पहचान यही है कि वह सोनिया गांधी के दामाद हैं। इसके अलावा और उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन वह भी उल्टी सीधी बात करते हैं अपने साले साहब की तरह। पहलगाम में कत्लेआम के बाद किस तरह का बेहुदा बयान दे रहे हैं, खुद सुनिए आप। अब मैं यही कहूँगा कि मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है, कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। मेरा अनुभव है लोगों का, और लोगों से मैं सीखता हूँ, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या अगर सिख हो या ईसाई हों, कि मैं उनकी बात हमेशा बुलंद करता हूँ। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने
मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मुझे पता है हमारी जो फोर्सेस हैं वो एकजुट होंगे और ताकत उनको मिलेगी, या ताकत होनी चाहिए कि वो आगे जाके बॉर्डर और संभालें और अपनी कार्रवाई करें, और जो भी जहां भी सिक्योर कर सकते हैं उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। पर जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और हम लोग अपने देश के अंदर सेक्युलर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जो भी बॉर्डर कंट्रियां होंगी, देश होंगे, वो ज़रूर उस समय को गलत समय लेकर अपनी जो उनकी सोच है, वो सोचते हैं हमारी जो मुद्दे हैं, जो सोच है, वो और उजागर होगा अगर हम इस तरीके की एक्शन लेंगे। इससे ज़्यादा बेगैरती और कुछ नहीं हो सकती। कह रहे हैं मुसलमान के लिए हिंदू दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। कौन सी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं साहब? उनको दबाया जा रहा है, शायद इसलिए ये कांड हुआ। आपकी इस मूर्खता से साफ जाहिर होता है कि आपका भी ऊपर वाला माला खाली है। अरे कुछ नहीं सूझ रहा तो मत बोलो यार, इतना मत बुरा तो मत बोलो कि घिना है। अब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री का 24 अप्रैल को बिहार मधुबनी का दौरा भाई मुझे बहुत खला। प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। माना कि यह सभा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में थी। कमज़ोर सरकार होने की वजह से गठबंधन धर्म का पालन करना मजबूरी है आपकी, नहीं तो क्या मालूम कि नीतीश कुमार जी नाराज़ हो जाएं और सरकार खतरे में आ जाए। लेकिन मोदी जी, इस वक्त पूरे देश में गम का माहौल है, गुस्से का माहौल है। कुछ एजेंडाबाजों, देश के गद्दारों को छोड़कर हर देशवासी की आंखें नम हैं। आपने वहाँ भी हालांकि पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी, लेकिन इस वक्त युद्ध की तैयारी के अलावा यह आत्मचिंतन करना बेहद ज़रूरी है कि आखिर चूक कहाँ पर हुई। सिक्योरिटी फेलियर या सिक्योरिटी लैप्सेस, इंटेलिजेंस फेलियर तो निश्चित रूप से था ही। यह आपको भी स्वीकार करना होगा, और आप सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने इसको साफगोई के साथ स्वीकार भी किया। दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना हो, यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। इस बड़ी घटना की चूक के लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर भी कार्रवाई तो बनती है ना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। कुछ ऐसे सवाल गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछना ज़रूरी है। आपकी सरकार की चूक से 28 बेगुनाहों की जान चली गई, उनकी ज़िंदगी छिन गई। फूलों की घाटी, भूमंडल का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, वो इन परिवारों के लिए हमेशा की तरह सपना, बुरा सपने जैसा हो गया। 26/11 मुंबई हमले के बाद कांग्रेस ने आतंकवादियों और ख़ुद को बचाने के लिए एक ये प्रचार करना शुरू कर दिया था, ये नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिया था कि ये हमला आरएसएस ने कराया था, 26/11 का हमला। दिग्विजय सिंह ने तो बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर तमाम तर्क दिए थे कि ये हमला आरएसएस का है, आतंकवादियों का नहीं है। हालांकि जब देश में इसकी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई और माहौल प्रतिकूल होने लगा, तो विवश होकर तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी का इस्तीफा ले लिया गया और पी चिदम्बरम गृह मंत्री बने। पहलगाम में आर्मी इंटेलिजेंस चूक से 28 बेगुनाहों की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए क्या गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा देंगे?
या तो इस कत्लेआम का ऐसा बदला लो कि इतिहास में दर्ज हो जाए, या फिर नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सौंप दीजिए। कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार ने ही कश्मीर को एक नई दिशा और दशा दी, लेकिन चूक भी इसी मोदी सरकार से हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ऐसा बदला लो कि दुनिया देखे और याद रखे। कुचल डालो इन दरिंदों को, भविष्य की तरफ देखना छोड़ो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। इस समय वर्तमान को दुरुस्त करो, लाशें बिछा दो। हम अहिंसा के पुजारी हैं तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानते हैं। देश की तरफ जो आंख उठेगी वह आंख निकाल ली जाएगी, सर कलम कर दिया जाएगा। एक के बदले 10 मारेंगे, एक के बदले 10 मारेंगे। अब हिंदुस्तान इस तरह का कोई भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई हिंदुस्तान की आवाम की तरफ हमला करेगा, इस तरह की घटना को अंजाम देगा, तो भारत उसका बराबर से जवाब देगा। और भारत को ये जवाब हर हालत में देना चाहिए। ऐसा देना चाहिए कि पूरी दुनिया हिल जाए, पूरी दुनिया देखे, वो लोग भी हिल जाएं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो ऐसे आतंकवादियों को पनाह देते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनका मॉरल सपोर्ट करते हैं और जो इनका नैतिक सपोर्ट करते हैं, जो इनको संरक्षण देते हैं, जो इनके पनाहगार हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी जी, अब बिल्कुल कोताही बरतने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सख्ती के साथ आप काम करिए। हर हालत में इस घटना का, इस हमले का बदला ज़बरदस्त तरीके से लीजिए। लाशें बिछा दीजिए, इतनी लाशें बिछाइए कि गिनना मुश्किल हो जाए। ये दारिंदे भी ये जान लें कि हिंदुस्तान पर हमला करने का क्या नतीजा होता है। वरना अगर आप बदला नहीं ले पाते हैं, सरकार सिर्फ टीवी चैनलों पर यह दिखाती रहती है कि हमारी ये तैयारियां हैं और बदला नहीं लिया जाता है, तो फिर इस्तीफा गृह मंत्री का भी बनता है। इस्तीफा मांगना वाजिब है। इसलिए कुचल डालिए इन दरिंदों को और इतनी बुरी मौत मारिए, वो जख्म दीजिए जो इनके आकाओं तक पहुँचे, जो इनके पनाहगार हैं उन तक पहुँचे। तभी हिंदुस्तान की आवाम को, हम लोगों के दिल को ठंडक पहुँचेगी। जय हिंद।